गुड मॉर्निंग, नमस्ते बच्चों। मैं अनुज सर बरदौनी विधान से आज क्लास 9th का चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो इस क्लास को 2 मिनट में पूरा करेंगे और आप लोग चाय पियो और पढ़ो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, खरीफ फसल किस मौसम में होता है? तो खरीफ फसल जो होता है वर्षा ऋतु में होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि पलामपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते थे? तो पलामपुर में विभिन्न जातियों के 450 परिवार रहते थे। और तीसरा क्वेश्चन है, पलामपुर गांव में मुख्य क्रियाकलाप क्या था? तो पलामपुर गांव में मुख्य क्रियाकलाप था कृषि। तो पलामपुर से निकटतम कस्बे का नाम क्या है? तो पलामपुर जो गांव था उसके निकट में शाहपुर था। और पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा राज्य है जहां आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई थी? तो पंजाब में। उद्यम का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है मानव पूंजी। और सातवां क्वेश्चन है, पलामपुर गांव में कितने लोग कृषि कार्य में लगे हुए थे? तो पलामपुर जो गांव था, पलामपुर गांव में 75% लोग कृषि कार्य में लगे थे और 25% लोग कहीं और लगे हुए थे। और आठवां क्वेश्चन है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या कहते हैं? अगर एक साल में कोई भूमि है उस पर एक से ज़्यादा फसल उगाएगा उसी को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। और 9th क्वेश्चन है, हरित क्रांति की मुख्य विशेषता है? तो हरित क्रांति का मुख्य विशेषता है गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। और 10वां क्वेश्चन है, एक हेक्टेयर कितने मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है? तो एक हेक्टेयर वाले होते हैं 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। 11वां क्वेश्चन है, पलामपुर गांव में परिवारों की कुल संख्या कितनी थी? तो आप लोग ऊपर में क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर का कि 450 परिवार के लोग पलामपुर में रहते थे। और 12वां क्वेश्चन है, आज भी कुल कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत में ही सिंचाई होती है? तो 40% में। और 13 नंबर क्वेश्चन है, पलामपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? अभी आप लोग ऊपर में देखे होंगे कि पलामपुर गांव है, पलामपुर में 75% लोग कृषि करते हैं। पलामपुर गांव में कितने लोग कृषि करते हैं? तो 75% लोग। तो यही लिखा हुआ है, पलामपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? तो खेती करना यानी कि कृषि करना। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि हरित क्रांति भारत में कौन से दशक के अंत में शुरू हुई? तो हरित क्रांति जो है ये 1960 के दशक में शुरू हुआ था। आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे 10 TH में। और 15 नंबर क्वेश्चन है, पलामपुर गांव में उच्च जाति के लोगों के परिवार की संख्या कितनी थी? तो उच्च परिवार के लोग थे 80। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से कितने गैर कृषि कार्य में लगे थे? तो 100 कामगार थे, उसमें से गैर कृषि कार्य में लगे हुए थे 24 आदमी। और 17 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है? तो उत्पादन जो है बाजार नहीं है। उत्पादन का मुख्य कारक होता है भूमि, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। अब है 18 नंबर क्वेश्चन, उपयोगिता का सृजन क्या कहलाता है? तो उपयोगिता का सृजन कहलाना उत्पादन कहलाता है। कहिएगा कि उपयोगिता का सृजन क्या कहलाता है? क्या बोलेंगे? उत्पादन कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है कि पलामपुर गांव में परिवहन के कौन से साधन उपलब्ध है? तो पलामपुर जो गांव है, आप लोग जानते हैं कि पलामपुर गांव जो खेती के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि
जब जहाँ खेती होगा वहाँ तो बैलगाड़ी होगा ही, भैंसा बगी होगा ही, ट्रक होगा ही, उपयुक्त सभी होगा। यानी कि पलामपुर गांव में परिवहन के कौन कौन से साधन उपलब्ध थे, इनमें से बोलिएगा उपयुक्त सभी। 20 नंबर क्वेश्चन है, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति क्या कहलाती है? कहलाती है उपयोगिता। जैसे कोई चीज़ है, माने कि कोई आदमी जो उसको आवश्यकता को पूरा कर देगा उसको उपयोगिता कहते हैं अर्थव्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 21 है, पलामपुर में किसान वर्ष में कितनी फसलें उगाते हैं? तो पलामपुर गांव में लोग जो रहते हैं एक साल में 4 फसल उगाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पलामपुर में किसान वर्ष में कितनी फसलें उगाते हैं? तो 4 फसलें उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्पादन के लिए जरूरी चीज़ कौन सी है? तो उत्पादन के लिए जरूरी चीज़ है उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी कि श्रम, भौतिक व मानवीय पूंजी, भूमि। जब आदमी के पास श्रम नहीं रहेगा, भौतिक व मानवीय पूंजी नहीं रहेगा, जब तक खेती करने के लिए ज़मीन नहीं रहेगा तो उत्पादन कैसे करेगा? इसलिए श्रम का भी आवश्यकता है, भौतिक व मानवीय पूंजी का भी आवश्यकता है, भूमि का भी आवश्यकता है, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पलामपुर गांव में इनमें से किनके घर मिट्टी और फूस के बने थे? तो अनुसूचित जाति के घर के लोग, यानी कि जो दलित आदमी थे उसका घर जो है फूस का बना हुआ था, मिट्टी का बना हुआ था। तो आप कहेगा कि पलामपुर गांव जो है उस गांव में ऐसा कौन सा जाति है जिसका घर मिट्टी और फूस से बना हुआ है? आप लोग कहेगा कि दलित जाति के लोग, यानी कि अनुसूचित जाति। अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे, इनमें से कौन एक अस्थाई पूंजी है? तो अस्थाई पूंजी क्या है? तो अस्थाई पूंजी हो जाएगा यंत्र। मुद्रा नहीं होगा, मुद्रा को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग करते रहते हैं, ऊपर सभी होगा नहीं, कच्चा माल होगा नहीं। तो आप कहता है खरीफ फसल की अवधि है। तो खरीफ फसल जो है इस किस ऋतु में बोई जाती है? यानी कि ऋतु नहीं है, यानी कि कब बोया जाता है? कहता है जून से अक्टूबर, नवंबर से अप्रैल, अप्रैल से जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा कि खरीफ फसल जून से अक्टूबर की अवधि होती है। आप लोग कमेंट में बोलिएगा कि खरीफ फसल का कुछ उदाहरण आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। और 26 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक लघु कृषक है? इसमें से लघु कृषक हो जाएगा एक श्रमिक जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, उसे लघु कृषक कहते हैं। लघु कृषक किसे कहते हैं? जिसके पास, यानी कोई श्रमिक है जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, उसी को लघु कृषक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पलामपुर गांव में हाई स्कूल की संख्या कितनी थी? तो पलामपुर गांव में एक हाई स्कूल था। पलामपुर गांव जो था हाई स्कूल कितना था? 1 था। तो पलामपुर गांव में कितनी प्रतिशत जनता खेती पर आश्रित था? तो हम आप लोग को बोले थे कि खेती करते हैं पलामपुर गांव में 75% लोग और 25% नहीं करते हैं। तो पलामपुर गांव में कितनी प्रतिशत जनता खेती पर आश्रित थी? 75%। 29 नंबर क्वेश्चन है कि बड़े कृषकों के लिए पूंजी का स्रोत क्या है? तो बड़े कृषक जो बड़े किसान हैं, तो बड़े किसान को बैंक और अपनी खेती बचते हैं, उनकी अपनी बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, पलामपुर गांव में इनमें से क्या नहीं था? तो पलामपुर गांव में सब कुछ था। प्राथमिक विद्यालय था, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, हाई स्कूल था, निजी औषधालय था, लेकिन रेलवे स्टेशन नहीं था। तो कहेगा पलामपुर गांव में क्या नहीं था? पलामपुर गांव में रेलवे स्टेशन नहीं था। और क्वेश्चन नंबर है 31, भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई? तो आप लोग कहिएगा कि भारत में सर्वप्रथम कृषि जो शुरू हुआ था पंजाब में शुरू हुआ, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। तो भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस सब में पहले हुआ था कृषि। तो उत्पादन की कितनी इकाइयाँ होती है? तो उत्पादन की 4 इकाइयाँ होती है। उत्पादन की कितनी इकाइयाँ होती है?
उत्पादन की 4 इकाइयाँ होती है। कहता है इनमें से कौन उत्पादन का साधन नहीं है। उत्पादन का साधन व्यापार नहीं है, व्यापार कोई साधन हुआ। देखिए व्यापार का मतलब अगर उत्पादन करना है तो भूमि जरूरी है, रुपया जरूरी है, हमको श्रमिक जरूरी है, व्यापार थोड़ी ना करना है। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, पलामपुर गांव की कहानी में करीम कौन था। आप लोग अगर किताब पढ़ लिए होंगे तो हम जानते हैं कि आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। तो पलामपुर गांव की कहानी में करीम था, एक कंप्यूटर का शिक्षक था। करीम कौन था? करीम जो था एक कंप्यूटर का शिक्षक था। और क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन एक गैर कृषि क्रिया नहीं है। देखिए फसलें उगाना गैर कृषि क्रिया नहीं है, यानी कि और सब गैर कृषि क्रिया है। परिवहन जो है गैर कृषि क्रिया है, डेयरी गैर कृषि क्रिया है, दुकानदारी गैर कृषि क्रिया है, लेकिन फसल उगाना गैर कृषि क्रिया नहीं है। अब है रबी फसल की अवधि क्या है। रबी फसल जो है कब से कब बोया जाता है। तो आप लोग 7वां में पढ़े होंगे विज्ञान में कि रबी फसल जो है नवंबर से अप्रैल में बोया जाता है। रबी फसल कब बोया जाता है? अप्रैल, यानी कि नहीं सॉरी हाँ नवंबर से अप्रैल में बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से कौन एक उत्पादन का प्रचुर साधन है। देखिए हम अभी बोले थे उत्पादन के लिए सबसे प्रचुर साधन है क्षम, यानी कि चलिए हमको उतना जानकारी नहीं है कि क्षम क्या होता है, लेकिन आप लोग को जानकारी होगा तो ज़रूर बताइएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन में, इनमें से उत्पादन का संगठन में कौन नहीं आता है। उत्पादन के संगठन में डेयरी नहीं आता है। हम बोले उत्पादन में हमको भूमि की आवश्यकता है, पूंजी की आवश्यकता है, श्रम की आवश्यकता है, लेकिन डेयरी की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से उत्पादन का संगठन में कौन नहीं आता। उत्पादन जो संगठन है इसमें डेयरी नहीं आएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, क्या हरित क्रांति हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया। तो आप लोग कहिएगा हाँ, हरित क्रांति जो है हमको खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है। आप लोग का आंसर होगा हाँ। और 40 नंबर क्वेश्चन है, छोटे कृषकों के लिए ऋण का मुख्य स्रोत क्या है। तो छोटे किसान जो है उसको बैंक व उनकी अपनी बचतें, और बड़े किसानों के भी तो वही था ना हैं। बड़े किसान जो थे इसी का उसका भी आंसर तो यही था, बैंक और वो उनकी बचती खेती। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अस्थाई पूंजी नहीं है। देखिए सब अस्थाई पूंजी बीज नहीं है, मशीन भी अस्थाई है, जनरेटर भी अस्थाई है, औजार भी अस्थाई है। हम मशीन कहीं रख देंगे तो रखा रहेगा, जनरेटर हम कहीं रख देंगे तो रखा रहेगा, औजार कहीं रख देंगे तो रखा रहेगा, लेकिन बीज अगर मिट्टी में अगर रख दीजिए तो उग जाएगा। इसीलिए अस्थाई पूंजी हम किसे मानेंगे। तो अस्थाई पूंजी हम बीज को नहीं मानेंगे। और अस्थाई पूंजी मशीन हुआ, जनरेटर हुआ, औजार हुआ, अस्थाई पूंजी नहीं है, बीज है। इनमें से कौन एक कार्यशील पूंजी का भाग है। तो कार्यशील पूंजी का भाग कच्चा माल वो हाथ में मुद्रा है। कच्चा माल वो हाथ में मुद्रा। 43 नंबर क्वेश्चन है, कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन इत्यादि क्रियाएं कहलाती है। देखिए कृषि जो है, पशुपालन है, वृक्षारोपण है, मछली पालन, खनन, ये सब जो है ना ये सब आता है प्राथमिक क्रिया में। द्वितीयक में आता है उद्योग, और तृतीयक में आता है सेवा क्षेत्र। और 44 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन अस्थाई पूंजी है। तो हम अभी बोल दिए थे अस्थाई पूंजी कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर है, बीज अस्थाई नहीं है। बहुविध फसल प्रणाली किया है, हम बोले थे जैसे कोई एक ज़मीन है, उस ज़मीन पर एक साल में एक से ज़्यादा फसल उगाने को बहुविध प्रणाली कहा जाता है। इसका आंसर कहाँ है आप लोग देख सकते हैं, आंसर नंबर डी में है। एक वर्ष में भूमि के टुकड़ों पर एक से अधिक फसलों को उगाना, उसी को हम बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं।
और 46 नंबर क्वेश्चन है, पलामपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन है? तो पलामपुर में 150 परिवार भूमिहीन है। तो आप लोग को हम क्वेश्चन नंबर कराए थे सबसे पहले कि पलामपुर गांव में कितने लोग के सदस्य रहते हैं, तो आप लोग का जवाब था 450। और 450 लोग में कितने लोग भूमिहीन थे? तो 450 लोग में 150 लोग जो थे भूमिहीन थे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 300 लोग थे, 300 लोग कृषि करते थे और 150 लोग के पास भूमि ही नहीं था। तो आप लोग समझ गए होंगे। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन 47 नंबर, इनमें से कौन हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? तो आप लोग को मालूम होगा कि पूरे भारत के श्रमिक के जीवन स्तर को उठा दिया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अस्थायी और कार्यशील पूंजी है? तो आप लोगों को पता है अस्थायी नगद रुपया है। नगद रुपया जो है वो अस्थायी है और कार्यशील पूंजी है। और 49 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है मानव पूंजी का दूसरा नाम बताए। मानव पूंजी का दूसरा नाम होता है उद्यम। और 50 नंबर क्वेश्चन है पलामपुर में कितने परिवार रहते थे? अभी तो चर्चा किए थे कि पलामपुर में 450 लोग रहते हैं, मतलब परिवार रहते हैं, और उसमें से 150 परिवार के पास भूमि नहीं है। तो 51 नंबर क्वेश्चन है आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति को क्या कहते हैं? जैसे आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन अस्थायी कार्यशील पूंजी नहीं है? तो अस्थायी कार्यशील पूंजी नहीं है, कौन नहीं है? ट्रैक्टर हो जाएगा। ट्रैक्टर जो है वो अस्थायी कार्यशील पूंजी नहीं है, यानी कि अस्थायी है। 53 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? उत्पादन का साधन व्यापार नहीं है, सब है। 54 नंबर क्वेश्चन गेहूँ, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो गेहूँ, चना, जौ फसलें कैसी है? खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल कब से कब बोया जाता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। और 55 नंबर क्वेश्चन है पलामपुर में मुख्य क्रिया क्या है? तो आपको पता है पलामपुर गांव में खेती मुख्य पेशा है सभी का, और पलामपुर गांव में 450 परिवार रहते हैं, यानी कि 150 परिवार भूमिहीन हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है पलामपुर गांव में भूमि स्थिर क्यों है? तो भूमि स्थिर क्यों है पलामपुर में? खेती करने वालों की संख्या कम हो गई है पलामपुर में, इसीलिए भूमि स्थिर है। 57 नंबर क्वेश्चन है कच्चा माल कहलाता है? तो कच्चा माल कार्यशील पूंजी कहलाता है। कोई कच्चा माल है उसको क्या कहेंगे? तो कच्चा माल को हम बोलेंगे कार्यशील पूंजी। 58 नंबर क्वेश्चन है HYV, यानी कि HYV का क्या तात्पर्य है? तो आप लोग नहीं जाने होंगे, किताब पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि HYV का मतलब होता है अधिक उत्पादन करने वाले बीज, जिसे को बोलते हैं हाइब्रिड, यानी कि बहुत, मतलब कि हाइब्रिड का बीज है, लीजिए ना, नहीं कहता दुकानदार। तो वही है कि अधिक उत्पादन करने वाले बीज। 59 नंबर क्वेश्चन है उत्पादन की पहली आवश्यकता है। उत्पादन की पहली आवश्यकता होता है भूमि। अगर आपके पास भूमि ही नहीं रहेगा तो आप खेती कैसे कीजिएगा? इसीलिए उत्पादन की पहला आवश्यकता है भूमि। अगर आपके पास भूमि है, उसके पास पूंजी की आवश्यकता है, उसके बाद आपको सब कुछ का जुगाड़ करना होगा, उसके बाद आप खेती करने के लिए तैयार हो जाइएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है बहुविध फसल प्रणाली क्या है? आप देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को 3 बार घुमा कर दिया गया है। हम बोल दिए ना कि एक वर्ष में एक ही जमीन पर अगर एक से ज़्यादा फसल उगाएगा उसी को हम बहुविध फसल प्रणाली कहेंगे। तो अब 61 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा सबसे अधिक श्रम आधारित है? तो सबसे अधिक श्रम आधारित कौन हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा कृषि। 62 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक कृषि विधि क्या है? तो आधुनिक कृषि जिसको कहते हैं ना कि जल्दी तैयार हो गया ये पौधा, तो इसे हाइब्रिड बीज यानी उर्वरक, कीटनाशक आदि के प्रयोग से अधिक उपज प्राप्त करना। अब है 63 नंबर मदर डेयरी कहाँ की एक महत्वपूर्ण
सहकारी संस्था है? तो दिल्ली की है मदर डेयरी। मदर डेयरी कहाँ की महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है? दिल्ली की है। 64 नंबर क्वेश्चन है, पलामपुर गांव में उत्पादन बढ़ाने के लिए इनमें से क्या उपाय किया गया? तो पलामपुर गांव में उत्पादन बढ़ाने के लिए इनमें से बहुविध फसल प्रणाली अपनाई गई। चलिए अगले क्वेश्चन, मौलिक पूंजी निम्नांकित में कौन नहीं है? तो मौलिक पूंजी हो जाएगा ट्रैक्टर। मौलिक पूंजी निम्नांकित में से कौन नहीं है? ट्रैक्टर। आप लोग याद करते चलिए कि मौलिक पूंजी निम्नांकित में कौन नहीं है? ट्रैक्टर नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन है, पलामपुर गांव में श्रम की व्यवस्था कहाँ से होती है? तो पलामपुर गांव में श्रम की व्यवस्था होती है छोटे किसान और भूमिहीन से। समझे, छोटा किसान जो है भूमिहीन से, वहीं से श्रम का व्यवस्था शुरू होती है। और 67 नंबर है, श्वेत क्रांति से क्या समझते हैं? तो श्वेत क्रांति का मतलब हुआ दूध उत्पादन में वृद्धि। दूध कैसा होता है? सफ़ेद। आप समझ सकते हैं कि श्वेत क्रांति कह रहा है कि श्वेत क्रांति के क्या समझते हैं। आप सीधा बोलिएगा कि इसमें से आप कहिएगा दूध श्वेत होता है, सीधा आप ट्रिक से समझिएगा कि दूध उत्पादन में वृद्धि। अब 68 नंबर क्वेश्चन है, सविता को ऋण किन से मिला? आप लोग पढ़ लिए होंगे, हमको मालूम है कि सविता जो ऋण लिए थे तेजपाल सिंह से। सविता को ऋण किन से मिला? तेजपाल सिंह से। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग हमारे इस चैनल पर शुरू से लेके अंत तक जुड़े रहें और आप लोग को मैं चैप्टर 1 क्लास 9th का अर्थव्यवस्था का एक चैप्टर का 68 क्वेश्चन करा दिए। तो आप लोग जब भी हमारे चैनल पर जुड़िएगा तो आप लोग ज़रूर जिस चैप्टर को पढ़ना चाहेंगे पहले उस किताब को पढ़िएगा, तब जुड़िएगा ना तो कुछ जवाब अच्छा से दे पाइएगा। इसलिए आप लोग जुड़े रहें। थैंक यू। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा हमको और सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।